Hello everyone. Once again we are going to learn about the another part of grammar. Actually हमने इसके पहले भी देखा था कि मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ किया जाता है। डेली स्पीकिंग में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। Once again we are going to learn about that important factor which just going to help you how to speak in English, and these words are how important in your daily communication. हाँ, रोज़ हम बोलते समय कुछ वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कम्युनिकेशन को अगर एक्सटेंड करना है तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द अनदर पीपल, बिकॉज समवेयर इट इज़ दैट इज़ द स्किल। हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, दैट इज़ वन ऑफ द स्किल। क्योंकि कम्युनिकेशन तब तक बढ़ता नहीं है जब तक आप किसी को क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के अनुसार वो सामने वाला आदमी आपको आंसर भी दे पाता है, ही हैज़ द एबिलिटी टू गिव द आंसर, लेकिन क्वेश्चन पूछना एक बहुत बड़ा स्किल है। या टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू मेक द क्वेश्चंस एंड विच वर्ड्स आर एंड व्हाट दे हैव द मीनिंग इन इंग्लिश। उनका मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है और वो वर्ड्स का क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड्स। जो WH वर्ड्स को क्वेश्चन बनाते समय उनका इस्तेमाल कैसे करते वो आज सीखेंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर मोरे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। सो टुडे चैप्टर इज WH क्वेश्चन। सो WH क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट होता है कि वर्ड्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब वो कौन से वर्ड्स है जिनको लेकर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको समझना जरूरी है कि क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स आते हैं, और अनदर दैट इज द वर्बल टाइप क्वेश्चन। अभी वर्बल टाइप क्वेश्चन क्या है और WH क्या है, तो आज के चैप्टर में तो हम लोग WH के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको वर्बल क्वेश्चन भी क्या होता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। या वर्बल मतलब जिन क्वेश्चन की शुरुआत, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिन क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। हमने चैप्टर 47 में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। हाँ, उनसे ही अगर क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो उनको वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है। मतलब कौन से वर्ड से, तो आपके लिए मैं रिपीट करता हूँ। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, हैव, हैज़, हैड, और तीन है डू, डज और डिड। इतने सारे वर्ब्स है। अगर इन वर्ब से शुरुआत होती है तो उन क्वेश्चन को वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है। वो एक अनदर पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए हम लोग WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, WH वर्ड्स कौन से, ये पता होना जरूरी है। तो आज के चैप्टर में WH वर्ड्स क्या है वो पहले पढ़ेंगे। पहला वर्ड आता है वॉट। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको ये वर्ड पता होना जरूरी है, उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। व्हाट का यूज़ कब किया जाता है, मतलब व्हाट से पूछना है मतलब क्या हा, ऐसा जब आपको एक्सप्रेशन देना है तो उस टाइम आप व्हाट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट के लिए हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्या, ऐसा मतलब जब होता है तो उस टाइम हम व्हाट का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्हाट इज़ योर ओपिनियन, सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंस यू कैन मेक देयर। मतलब किसी को पूछना है कि भाई तेरा ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में क्या राय है तुम्हारी, तो ऐसा पूछना है तो यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, या व्हाट इज़ योर ओपिनियन। सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस क्वेश्चंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो आता है व्हेन। व्हेन का मीनिंग होता है कब। अभी किसी को क्वेश्चन पूछना है टाइम के बारे में, मतलब ये बात आपको कब पता चली, या आप कितना टाइम या कैसे आप इसमें कौन सी समय पे आप टाइम स्पेंड करते हो, या तो इंग्लिश में पूछते समय तो आप क्वेश्चन के स्टार्ट व्हेन से कर सकते हैं। ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट सच काइंड्स ऑफ द चैप्टर। ओके, मतलब आप इस चैप्टर के बारे में कब पढ़ रहे हो, तो आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन का मतलब होता है टाइम रिगार्डिंग। ठीक है, जब भी टाइम आता है, टाइम के बारे में आपको बात करनी है तो यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन विथ व्हेन।
नेक्स्ट आता है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है, हिंदी में ऐसा भी लिखा जाता है क्यों, ठीक है। मतलब वाई, मतलब वाई यू आर डूइंग दिस, आप ये बात क्यों कर रहे हो, वाई यू आर स्पीकिंग लाइक दिस, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो आप वाई से भी शुरुआत कर सकते हो। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि किसी क्वेश्चन की शुरुआत अगर वाई से होती है, मतलब इफ़ यू हैव द क्यूरियोसिटी, अगर किसी बात को आपको जानना है। सोक्रेटिस कहता है, आपको पता है, सोक्रेटिस हमेशा पूछता है कि अगर आदमी को बहुत ही होशियार बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो हमेशा क्वेश्चन पूछा करो, बिकॉज देर इज समथिंग क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स you are very excited to learn something, what is the actually the secret behind these things, इसके पीछे क्या है। मतलब जब तक आप वाई से क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो you will not get the any detailed information from the other people, yeah, so this is the skill। वाई से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका मीनिंग होता है क्यों। उसके बाद में आता है हु मतलब कौन। मतलब एक क्वेश्चन आता है कि हु से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर किसी पर्सन के बारे में पूछना है आपको, ठीक है, किसी पर्सन के बारे में अगर पूछना है तो आप उस टाइम हु का इस्तेमाल कर सकते हो, या यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन विथ हु से रिलेटेड होता है, फिर आप उस आदमी के बारे में पता चल सकता है। मतलब हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन विथ हु। सो सच ए काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस those are started with the WH। उसके बाद में आता है with whom। अभी एक ऐसा वर्ड है जिसको कनेक्टेड विद द एक अपना जो बोलते हैं प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ में भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनाते तो उसका मीनिंग अलग होता है। विथ whom मतलब किसके साथ, ऐसा पूछना है आपको, किसके साथ, ऐसा पूछना है तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर क्वेश्चन विथ whom। उसके बाद में आता है स्पेशली हम अगर whom के बारे में बात करेंगे, whom मतलब वही होता है, whom मतलब किसको, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। whom से भी क्वेश्चन की स्टार्ट होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से, मतलब अगर प्रेपोजिशन को जोड़ के अगर बोल सकते हो तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो। अगर और एक ऐसा प्रेपोजिशन है, मानो कि अबाउट whom, अभी एक ऐसा आ गया अबाउट whom मतलब किसके बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर कोई डिस्कशन करते हैं तो सामने वाला पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। यस, अबाउट whom यू आर टॉकिंग, यस यू आर टॉकिंग अबाउट whom मतलब किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसकी शुरुआत भी अबाउट whom से कर सकते हो। इतना सिंपल है, मतलब प्रेपोजिशन को जोड़ के भी WH वर्ड को कनेक्ट करके भी आप क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो। एक ऐसा अबाउट whom मतलब किसके बारे में, किसके बारे में। देखो हर एक क्वेश्चन में हमेशा क्यूरियोसिटी होती है। क्वेश्चन जब तक नहीं पूछा जाता तब तक कम्युनिकेशन कभी एक्सटेंड नहीं होता, या तब तक बातचीत बढ़ती नहीं है। अगर कोई नॉर्मली बात करता है, आप भी नॉर्मली बात करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो कम्युनिकेशन वहीं पे रुक जाता है। या इसीलिए क्वेश्चन पूछना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसको लेकर हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसे कौन से वर्ड्स है, जैसे कि मान लो प्लेस के बारे में पूछना है आपको, वेयर, ओके। अगर किसी प्लेस के बारे में पूछना है तो आप WH वर्ड वेयर से शुरुआत कर सकते हो। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ पे, कहाँ, ठीक है, मतलब इससे प्लेस का इंडिकेशन पता चलता है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसको लेकर हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि व्हाट हो गया, व्हेन, व्हाई, हु, होम, उसके बाद में वेयर। उसके बाद में एक वर्ड आता है जो हमेशा हम बोलते हैं विच मतलब कौन सा, ठीक है, विच इज़ द ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द क्वेश्चन लाइक दिस, द क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड विथ विच आता है तो फिर इसका मीनिंग होता है कौन सा।
मतलब किसके बारे में, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर यू वांट टू नो अबाउट द पर्टिकुलर थिंग, दैट टाइम यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन विद विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो दीज आर दी WH वर्ड्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द WH क्वेश्चन। अभी आपको एक मन में आपके बात आती है कि सर यहाँ पे तो W और H ये दो वर्ड यहाँ पे आए, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो W से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स आते हैं, वेयर, हु, होम, अबाउट, जो भी हमने देखे वो सब W से रिलेटेड आते हैं। फिर H से रिलेटेड कौन से आते हैं? तो H से भी रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 2-3 वर्ड्स हैं जो H से रिलेटेड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ, बहुत बार पूछते हैं हम लोग ये, हाउ दिस इज हैपनिंग, ये ऐसा कैसा हो सकता है, बराबर। हाउ मतलब कैसे, जिसको हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं, हाउ, ठीक है। उसके बाद में हाउ से रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स आते हैं, हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितने, ठीक है, हाउ मैनी मतलब कितने। अभी यहाँ पे एक बात है जो मैं अलग वर्ड यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ अनदर वर्ड, हाउ मच। इसका भी मतलब उतना ही होता है, कितना, कितने, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? आप बोलोगे सर ये भी पता है, ये भी पता है, दोनों का कुछ काउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब जब आपको कुछ नंबर्स काउंट करने या किसी के बारे में बताना है, मतलब संख्या जब बतानी है, तो उस टाइम ये दो वर्ड्स हैं। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? हाउ मैनी कब बोलना है? हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने जैसे एक सेंटेंस बोल दिया, हाउ मैनी पीपल वेयर प्रेजेंटेड देयर, जो कुछ कल प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे कितने आदमी प्रेजेंट थे, ठीक है। मुझे ऐसा पूछना है तो मैं ऐसा पूछूंगा, हाउ मैनी पीपल वेयर प्रेजेंटेड देयर, कितने आदमी वहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है, मतलब पीपल को काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई हाउ मैनी। मैं हाउ मच नहीं बोल सकता। आप बोलोगे सर फिर इसमें डिफरेंस क्या है? ध्यान में रखिए एक बात, दोज थिंग्स आर काउंटेबल ऑन फिंगर्स। जिन चीज़ों को आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, उन चीज़ों को हाउ मैनी से ही शुरुआत करते हैं। मतलब आप पीपल को काउंट कर सकते हो ना, कितनी लेडीज़ थी, कितनी जेंट्स थे, मतलब आप काउंट कर सकते हो। तो उस टाइम आपका क्वेश्चन शुरू होना चाहिए हाउ मैनी से। अभी हाउ मच कब आता है? हाउ मच वो आता है कि जिसको आप उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि मिल्क है, वाटर है, इनको अभी उंगली पे नहीं काउंट कर सकते ना, 1 वाटर 2 वाटर 3 ऐसा नहीं काउंट करते। तो हाउ मच वाटर हम ऐसा बोल सकते हैं, हाउ मच मिल्क इज़ देयर ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कितना दूध है, कितना पानी है, ऐसा पूछना है तो हाउ मच। जब काउंटिंग जो होता है तो उसके लिए हाउ मैनी रहता है। ये दोनों में ये फ़र्क है। तो इस तरह से ये WH वर्ड्स हैं जिनको लेकर हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो बहुत बार है ना क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्पेशली आप सबको पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो MPSC UPSC की सब तैयारी कर रहे हैं, NDA की भी कुछ स्टूडेंट है जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि फिर हमको उनका मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं होता। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझना बहुत जरूरी, दैट इज़ द बेसिक नॉलेज। हाँ, अभी क्वेश्चन को फॉर्मेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है, ठीक है। एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, उसका एक फॉर्मेट है। कैसे? आप क्वेश्चन की शुरुआत ही WH वर्ड से करो, पहली बात। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, फिर उस टाइम क्या करेंगे? तो उस टाइम फिर आपको हेल्प करने के लिए 3 वर्ड्स आ जाते हैं, डू, डज और डिड। इन वर्ड्स का इस्तेमाल करो। लेकिन कब? इन द एब्सेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब यू कैन यूज देयर डू, डज और डिड। इन तीनों में से एक वर्ड आता है, तब जाके क्वेश्चन बनता है। ध्यान से समझ लो, मैं एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल के बाद में आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वो नहीं होते तो डू,
डज डिड। उसके बाद में आता है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आता है वर्ब, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन मार्क। दिस इज द फॉर्मेट। अभी आपको फिर से इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है। अभी मैंने यहाँ पे तीनों वर्ड लिखे, सब्जेक्ट भी लिखा, वर्ब भी लिखा और ऑब्जेक्ट भी लिखा, लेकिन क्वेश्चन में आंसर को तो एक्सपेक्टेड है ना, मतलब अगर मेरा आंसर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो फिर इस फॉर्मेट में सब्जेक्ट नहीं आएगा, ध्यान में रखो। उसके बाद में अगर मेरा आंसर ऑब्जेक्ट के पार्ट में, तो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं आएगा उसमें, ठीक है, वो एब्सेंट रहेगा उधर। मतलब कैसे कि सब मान लो कि मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है, तो मेरा फॉर्मेट कैसे रहेगा, WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वो नहीं है तो डू डज डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। मतलब ये तीनों में से कोई तो भी एक एब्सेंट रहता है जब क्वेश्चन आप बनाते हो, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी। मतलब देखो, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, कैसे, फ्रेम अ WH क्वेश्चन, अंडरलाइन पार्ट गेट एज एन आंसर। मतलब क्या, क्वेश्चन ऐसा बनाओ कि जिसमें जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना, वो आंसर होके आना चाहिए। समझ में आया? तो बहुत सिंपल है। तो कैसे, एक एग्जांपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया हाउ से, ठीक है, हाउ डज ही स्पेंड हिज टाइम। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है। एक क्वेश्चन है, मुझे क्यूरियोसिटी थी वो जानना है, दैट्स व्हाई आई आस्क हिम द क्वेश्चन। कि आप किसी को भी पूछते तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लेकिन अभी देखो फॉर्मेट में है कि एक क्वेश्चन तो है, देखो यहाँ पे क्या बोला था, WH वर्ड्स को लिखना, मैंने लिख दिया हाउ, बराबर। कैसे करते हो इसलिए मैंने हाउ लिखा। अगर आपका अलग कुछ एक्सपेक्टेड है तो आप उसमें WH वर्ड उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद में मैंने डज लिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो आप तीनों में से एक लिख दिया, तो मैंने लिख दिया। कौन सा लिखा है यहाँ पे, डज, मतलब इसमें से एक आना चाहिए, लिख दिया। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद में आया यहाँ पे वर्ब, वर्ब कौन सा है मेरा, स्पेंड, ओके, स्पेंड आ गया। और रिमेनिंग पार्ट एज एन ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट में ही कुछ ऐसा पार्ट था जिसका आधा पार्ट ही यहाँ पे, और जो कुछ बचा हुआ पार्ट है दैट इज एन आंसर। वो आंसर है कि हो सकता है कि वो बंदा शायद म्यूजिक सुनता हो, तो हाउ डज ही स्पेंड हिज टाइम, ही इज स्पेंडिंग टाइम टू जस्ट लिसन द ब्यूटी द वेरी मेलोडियस म्यूजिक, ओके। तो इस तरह से वो गाने सुनकर अपना टाइम स्पेंड करता है, सो दैट इज एन आंसर, ओके, दैट पार्ट एज एन आंसर। मतलब क्वेश्चन ऐसा बनाया हमने, हाउ डज, तो इस तरह से फ्रेम होता है। हाउ डज ही स्पेंड, मतलब सब वर्ड गाए। तो ये फॉर्मेट जो दिया है, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है WH वर्ड्स का इम्पोर्टेंस। इसीलिए मैंने बताया, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू शुड नो दैट देर आर सम इनिशियल स्टेजेस। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश you should also keep it in mind what the words have the importance. If your question is just started with such kinds of the WH words, then you will get over the all difficulties while you are speaking in English. इंग्लिश बोलते समय अगर आपको कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप ऐसे वर्ड से शुरुआत कर सकते हो। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक आज का जो चैप्टर था बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसने भी सीरियसली सुना होगा तो सच में उसके सारे डाउट्स आज WH क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो सच में पसंद आया, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत एग्ज़ाम में ना आए। ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड जितने भी कुछ पार्ट्स है, मैं डे बाय डे आपके लिए अलग अलग वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। सो आई होप आपको पसंद आया, ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।